हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार आज आपके सामने लेके आया हूँ ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज से मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को एसएससी बैंक इंग्लिश को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे बताए गए इंग्लिश के यूजेस से आपको अधिक से अधिक लाभ हो। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि जानते हैं एसएससी, कैट, मैट, जेट और जितने मैनेजमेंट एग्जाम्स होते हैं या बैंक एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस इंग्लिश के यूजेस बेस्ड आते हैं, बहुत सारे ग्रामर बेस्ड आते हैं, बहुत सारे यूजेस बेस्ड आते हैं, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो मैं आपने कई सारे वीडियो के माध्यम से आपको एक सहायता करने की कोशिश करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को देखें और इंग्लिश के यूजेस को कंफर्टेबली इंप्रूव करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश का जो सबसे बड़ा हर्ट है यानी दिल जो है वो क्या है, इंग्लिश शुरू कहाँ से होता है। अगर आप वो चीज़ नहीं जानते हैं तो आप इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इंग्लिश का जो हर्ट है वो है वर्ब। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है वर्ब के ऊपर, तो गौर से देखिएगा, कहीं भी आप हिलेंगे नहीं और आप देखेंगे कि वर्ब इंग्लिश में किस तरह से काम करता है और टोटल वर्ब्स हैं कितने। तो कृपया देखिए, इधर वर्ब्स पूरे इंग्लिश में 3 होते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, पहला होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है आपका ऑक्सिलियरी वर्ब और तीसरा होता है आपका, ये भी एक ऑक्सिलियरी वर्ब है फ्रेंड्स, बट इसको हम अलग एक नाम दिए हैं मॉडल्स, यानी इसको हम बोलते हैं मॉडल्स ऑक्सिलियरी वर्ब। शॉर्ट में एमओडी लिखा है मैंने, मॉडल्स ऑक्सिलियरी वर्ब। फ्रेंड्स, इससे तो आप सभी लोग परिचित हैं। मेन वर्ब कहने का मतलब ये होता है वो क्रियाएं, वो वर्ब। वर्ब का मतलब आपको पता है, जो काम को डिनोट करता है, जो शब्द एक्शन को डिनोट करता है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, उसको हम क्रिया बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे हम एक वर्ब लिखते हैं गो, तो गो का मतलब होता है जाना। कम, कम का मतलब होता है आना। तो ये सभी जो वर्ब्स हैं ये हमारा मेन वर्ब है फ्रेंड्स। तो मेन वर्ब की कुछ खास विशेषताएं होती हैं फ्रेंड्स। वो विशेषताएं क्या है मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके हम देखेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम देखने जा रहे हैं मेन वर्ब को। मेन वर्ब एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं गो, कम, ईट और कई हैं ऐसे, खाना, जाना, पहुंचना, समझना, समझाना। आप देखेंगे कि मेन वर्ब्स के लास्ट में जो क्रिया होती है वो लास्ट में ना वर्ड जरूर आता है। आप कहेंगे सर खिलौना कोई वर्ब है क्या? नहीं, एक्सेप्शंस भी कुछ होते हैं। इसलिए गो, कम, इट जितने भी मेन वर्ब होंगे उसमें लास्ट में ना वर्ड आता है। कभी कभी मेन वर्ब 2 में होता है, जैसे आपको बोलते हैं हम लोग सलाह देना, तो अब उसमें हम ये नहीं बोलते हैं कि सलाह ना, ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि सलाह देना हम बोलते हैं एडवाइस। एडवाइस, सलाह और देना ऐसा यूज करते हैं हम लोग। तो कुछ मेन वर्ब एक शब्द का होता है, जैसे जाना, समझना, समझाना। कुछ मेन वर्ब 2 शब्द का हो सकता है, जैसे सलाह देना, नकल करना, इस टाइप से। तो मेन वर्ब का कुछ खास विशेषता क्या है फ्रेंड्स, वो देखते हैं। मेन वर्ब के हमेशा 5 रूप होते हैं। मेन वर्ब के हमेशा 5 फॉर्म्स होंगे, जिनको हम लोग अंग्रेजी में V1, V2, V3, V4 और V5 बोलते हैं फ्रेंड्स। V1, V2, V3, V4 और V5। आजकल के जो नए जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं सर मेन वर्ब्स के 3 ही फॉर्म होते हैं और 4th फॉर्म होता है ING और 5th फॉर्म होता है S या ES। सेम ही चीज है, मैं बोलता हूं उसको V4 और V5, आप उसको ING और S या ES बोलते हैं, उससे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है फ्रेंड्स। जैसे देख सकते हैं एक मेन वर्ब हम उठाते हैं गो। गो का 5 फॉर्म हमको याद रखना होगा फ्रेंड्स, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और 4th 5th फॉर्म है हमारा गोस। ये हमारा V1, V2,
V3, V4 और V5। ये 5 फॉर्म हुए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब ये पांचों फॉर्म्स फ्रेंड अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होते हैं। तो ये सभी आपको पता है, ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी मेन वर्ब होंगे, जितने मेन वर्ब होंगे फ्रेंड्स, वो उनका हर का 5 रूप होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर मेन वर्ब का V2 और V3 सेम हो। जैसे आप देख रहे हैं कि गो का V2 होता है वेंट और V3 होता है गॉन। लेकिन एक मेन वर्ब है हमारे पास पुट, इसका V2, V3 और V1, V2 और V3 तीनों ही सेम है आपका फ्रेंड। पुट पुट पुट। तो ये हमको थोड़ा याद रखना पड़ता है। ये सभी जो मेन वर्ब्स हैं, दुनिया में काफी मेन वर्ब्स हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते इंग्लिश में। तो आप एक यूजर्स के माध्यम से पढ़ते पढ़ते, न्यूज़पेपर वगैरह, पेपर वगैरह या फिर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते पढ़ते आपको ये एहसास हो जाता है कि कौन सा मेन वर्ब का V2 और V3 फॉर्म कौन सा होता है। V2 और V3 फॉर्म ही ऐसा मेन वर्ब का फॉर्म होता है फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे आप एक मेन वर्ब उठाइए सीक। सीक का मतलब होता है खोजना, चाहना या मांगना के सेंस में, ठीक है। सीक एक वर्ड है, एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है मांगना, चाहना के सेंस में। और सीक का जब आप V2 देखेंगे तो शॉर्ट होता है, V3 भी शॉर्ट होता है, SOUGST, SOUGST। तो V2 भी सेम है, V3 भी सेम है। फॉरबिड, फॉरबिड को देखेंगे तो इसका V2 होता है फॉरबिड और V3 होता है फॉरबिडन, फॉरबिडन। तो ये अलग हो जाता है फ्रेंड्स। तो हर मेन वर्ब का V2 और V3 अलग अलग हो सकता है, किसी का सेम भी है जैसे पुट का, और किसी का अलग अलग है। तो मेन वर्ब का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसके 5 फॉर्म होते हैं और ये मुख्य क्रिया कहलाती है। अब हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पे। सेकंड जो है हमारा वर्ब का मैंने 3 फॉर्म बताया आपको मेनली। नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको कई लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग। ऑक्सिलरी वर्ब मेनली इंग्लिश में जो फ्रेंड्स 3 ही है, 3 है आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए गौर से इसको, डू, बी और हैव। 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स फ्रेंड है पूरे इंग्लिश में, डू, बी और हैव। और इन तीनों के अलग अलग रूप हैं, जिसको हम लोग अलग अलग स्थानों पे सिचुएशनल यूज करते हैं। देखते हैं, डू के 3 रूप हैं, डू, डिड और डज। बी के 5 रूप हैं अलग अलग। आप देखिए कौन कौन से हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर, WERE, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी के 5 रूप हैं। बी के 2 और रूप हैं जिसको हम लोग पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, बीन और बीइंग। बिना पैसिव का भी ये यूज होता है, बट मेनली हम इसका यूज पैसिव नहीं करते हैं। तो आप इस तरह से देखिए, बी के मुख्यतः 5, 1, 2, 3, 4, 5, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 अलग अलग रूप हैं। ये तीनों हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये मेन वर्ब नहीं है, डू, बी और हैव। इसमें ये जो आपका डू है, ये एक तरह का मेन वर्ब भी है। डू एक मेन वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है करना। आप अक्सर आप लोग सेंटेंस यूज करते हैं, डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। आप बोलते होंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई को, डू योर होमवर्क। तो यहां एक डू जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी है और डू मेन वर्ब भी है। उसके बाद बी है हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब और हैव है। डू के 3 रूप है, डू, डिड और डज। बी के 5 है, इज, एम, आर, वॉज, वर। बी के 2 और रूप हैं, बीन और बीन। और हैव के कुल 3 रूप हैं, आपको पहले से पता होगा, हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड, ये 3 जो है हैव के रूप हैं।
अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। हमने आपको वर्ब के 3 फॉर्म बताए, मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा मैं बताने जा रहा हूं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में मॉडल्स, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग शॉर्ट में, इन शॉर्ट बोलते हैं मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कई सारे वर्ब्स आते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव सेंटेंस को बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव सेंटेंसेस को जन्म देते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, used to, dare, need, must। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं फ्रेंड जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि इंग्लिश के जो एक्सपर्ट्स हैं, ग्रामर के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में डाला हुआ है। तो वर्ब्स के कुल 3 रूप हुए जो इंग्लिश में आमतौर पर यूज होते हैं। पहला मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल रहे हैं, और तीसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये भी एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब भी है, बट इनका काम थोड़ा अलग है, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी मॉडल्स में डाल दिया गया है। इसमें आप कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, डेयर, नीड, मस्ट, ये सब वर्ब आपके आते हैं। तो आज का सेशन हमारा फिलहाल वर्ब के ऊपर है। इसके बाद अभी मैं तुरंत आपको बताने जा रहा हूं कि हम जो ऑक्सिलरी वर्ब देखे हैज, हैव, हैड, उसके साथ हम कुछ क्रिएटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जो आप अक्सर अपनी जिंदगी में देखते हैं। उस पर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखते हैं। मॉडल्स की चर्चा हम अपने अगले वीडियोस में करेंगे। तो अभी फ्रेंड नोट डाउन कर सकते हैं आप अपने कॉपी में, यूजेस ऑफ has, oblique, have, oblique, had, plus 2 plus V1। हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, has, have, had plus 2 plus V1। V1 बोले तो मेन वर्ब का पहला फॉर्म। अभी मैंने बताया आपको मेन वर्ब का पहला फॉर्म। अभी देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी इस V1 की जगह हम B भी लगाते हैं। कब लगाते हैं मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगा। और जब भी इंग्लिश में B का यूज होगा तो हिंदी में उसके बदले होना, बनना या रहना, इस का अर्थ हम देंगे। इस हिंदी वाला अर्थ हम देते हैं वहां सेंटेंस में जब भी हम B लगाते हैं V1 के स्थान पे। हम V1 बना के आपको सेंटेंस बनाते हैं, फिर B लगा के सेंटेंस दिखाएंगे। अभी हम सीखने जा रहे हैं कि हैज टू प्लस V1, हैव टू प्लस V1 और हैड टू प्लस V1 का यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कई बार ये स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव दोनों में दिया रहता है और लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी हम इसका एक्टिव फॉर्म देखने जा रहे हैं, हैज, हैव, हैड प्लस 2 प्लस V1। तो अभी आप देखिए हम एक्टिव फॉर्म की बात कर रहे हैं। एक्टिव फॉर्म अगर देखें तो हैज, ऑब्लिक, हैव, ऑब्लिक, हैड प्लस 2 प्लस V1। जबकि यही चीज अगर पैसिव में लिखा जाएगा तो हैज, ऑब्लिक, हैव, ऑब्लिक, हैड प्लस 2 प्लस B प्लस V3। V3 बोले तो वर्ब, जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। एक्टिव और पैसिव ये टाइम एंड टेंस का ही 2 रूप होते हैं, एक्टिव, पैसिव। टाइम एंड टेंस जो आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरुआती इंग्लिश को हमने शुरू किया है ताकि आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज समझ में आए हर चीज।
एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा हैव हैड प्लस टू प्लस V1, और पैसिव में यही चीज बन जाएगा हैव हैड प्लस टू प्लस बी प्लस V3। अभी फिलहाल इस बी की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं फ्रेंड। ये बी 2 प्लस V1 का पैसिव बनाने के लिए यूज हुआ है बी प्लस V3। 2 प्लस V1 का पैसिव बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं 2 प्लस बी प्लस V3। सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। अभी मैं आपको 3 स्ट्रक्चर यहां लिख रहा हूं, देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड। सब्जेक्ट जो काम करे और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो। सिंपली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, सब्जेक्ट जो काम करे तो एरो का फ्लो इस टाइप से होगा, यानी काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो। ठीक है, जैसे आप सिंपली इस सेंटेंस को छोड़ दीजिए, एक सेंटेंस हम यहां लिख रहे हैं आई स्टडी दिस बुक। मैंने ये सेंटेंस लिखा आई स्टडी दिस बुक, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा आपको अच्छे से पता है, आई है, और दिस बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे, इसमें काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, मैं यह किताब पढ़ता हूं। आई स्टडी दिस बुक का मतलब हुआ मैं यह किताब पढ़ता हूं, आई स्टडी दिस बुक। तो इसमें ये व्यक्ति जो है, ये जो सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, इसका मतलब एक्शन का फ्लो ऐसे चला और इसके ऊपर ये एक्शन फ्लो गिर रहा है, यानी इस चीज के ऊपर काम हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हुआ। जब भी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट काम करे और ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। वो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में होता है, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा होता है, ऐसा बोला जाता है। कब, जब भी सब्जेक्ट काम करे। आप देखिए एरो का फ्लो देखिए, जब सब्जेक्ट काम करे और ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो, तो उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कि ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड, अभी चूंकि हम हैज टू, हैव टू, हैड टू का एक्टिव वर्जन पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस में इसको हम कैसे लिखेंगे आपको हम ये दिखाने वाले हैं। तो सम बताया मैंने कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ सब्जेक्ट जो कि काम करेगा उसको यहां रखना है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होगा उसको यहां रखना है। बीच का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। अच्छा फ्रेंड, हम हैज, हैव और हैड टू का यूज करते कब हैं देखेंगे। नोट करेंगे इस चीज को। यूज्ड इन द सेंस ऑफ कंपल्शन। कंपल्सन बोले तो जब कोई बाध्यता आ जाती है, किसी तरह का कंडीशनल कंपल्सन बन जाता है, कोई मजबूरी आ जाती है, उस दौरान हमको हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग या तो एक्टिव या तो पैसिव में करना होगा। अभी आप देखिए फ्रेंड, यूज्ड इन द सेंस ऑफ कंपल्सन का मतलब बाध्यता या मजबूरी में करना है। अभी आप देखिए, मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये हैज टू प्लस V1 का एक्टिव केस हुआ। अगर इसी का हम पैसिव केस लिखेंगे तो हमारा रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस दौरान इसके ऊपर काम होगा और ये काम करेगा, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, बाई प्लस एजेंट, जो कि पैसिव में लगता है एजेंट, आपको पता है। अदरवाइज मैं आने वाले वीडियोस में पैसिव भी पढ़ाऊंगा आपको, एक्टिव पैसिव की चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में, आगे जो मैं बनाऊंगा उस पर। तो फिलहाल इस बात को समझिए कि ये पैसिव स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है इसका, हैज प्लस टू प्लस बी प्लस V3, और सब्जेक्ट के ऊपर यहां काम हो रहा है,
लेकिन अगर एक्टिव की चर्चा करें तो यह सब्जेक्ट काम कर रहा है। हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि कैसे होता है। आपको यही बता दूं कि ये दोनों ही चीजें कंपल्सन यूज हो रही हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस एक्टिव में हो चाहे पैसिव में, वहां पर हम यही शो करेंगे ये कंपल्सन हो रहा है, मजबूरी हो रहा है। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड। देखिए, जब भी सेंटेंस में हैज प्लस टू प्लस V1 या हैज प्लस टू प्लस B प्लस V3, इनमें से कोई यूज हो, आप देख सकते हैं ये एक्टिव है और ये पैसिव है। जैसा मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, हैज प्लस टू प्लस V1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिव केस है। हैज प्लस टू प्लस B प्लस V3 लिखा हुआ है, इसका मतलब पैसिव केस है। इसके पहले का सब्जेक्ट मैंने भी हटा दिया फिलहाल आपको समझाने के लिए। इन दोनों ही केसेस को यूज कब करना है? जब भी हमको इस टाइप की चर्चा करनी हो, ना है, ना पड़ता है, अगर इस टाइप का मीनिंग हम सेंटेंस में देना चाहें, इस टाइप की बातें में बोलनी हो, चूंकि ये आपको मैंने पहले बताया कंपल्सन को शो करेगा, मजबूरी बाध्यता को शो करेगा, इसमें कोई खुशी नहीं है, इसमें इमीडिएट एक्शन भी शो होता है। जैसे तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना है, आप इस सेंटेंस में समझिए फ्रेंड, तुम्हें वहां जाना का मतलब क्या हुआ? जिस व्यक्ति को हम ये बात बोल रहे हैं उसको वो काम करना है, यानी जब काम करना है उस व्यक्ति, उसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव हो जाएगा। तो हम सेंटेंस लिखेंगे, तुम्हें वहां जाना है, यू हैव टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना है, यू हैव टू गो देयर। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को यह काम करना है, इसका मतलब ये काम करेगा तो क्या होगा? सेंटेंस एक्टिव में होगा। जब सब्जेक्ट काम करता है तो सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। तो यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना है। अब इस सेंटेंस को हम इन दोनों से बोल सकते हैं, तुम्हें वहां जाना है या तुम्हें वहां जाना पड़ता है, दोनों चीज। यानी कंपल्सन को, तुम्हें वहां जाना है, तुम चाहो चाहे ना चाहो तुम्हें वहां जाना है, तुम चाहो चाहे ना चाहो तुम्हें यह परीक्षा देनी है, तुम्हें यह परीक्षा देनी है। तो पहले ये बताइए फ्रेंड्स, परीक्षा देना को हम कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में? बहुत से लोग को मैं देखता हूं पढ़ाते समय गिव एग्जामिनेशन बोल देते हैं। मैं पूछता हूं स्टूडेंट से, बोलते हैं गिव एग्जामिनेशन, गिव नहीं, परीक्षा देना हमेशा हम यूज करते हैं टेक एग्जाम। तो मान लीजिए सेंटेंस हमको बोलना है, रमेश को यह परीक्षा देनी है। नी है, ना है, एक ही मीनिंग दे रहा है फ्रेंड्स, ना है, नी है, इस टाइप से। रमेश को यह परीक्षा देनी है, तो हम सेंटेंस लिखेंगे, रमेश हैज टू टेक दिस एग्जाम। रमेश को यह परीक्षा देनी है, रमेश हैज टू टेक दिस एग्जाम। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सीबीआई को इस मामले में वहां जाना है। तो हम सेंटेंस क्या लिखेंगे? क्योंकि सीबीआई खुद जा रही है, यानी सीबीआई काम कर रही है, इसका मतलब सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और ये खुद काम कर रही है, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। हैज प्लस टू प्लस V1, तो जाना है, तो द सीबीआई हैज टू गो देयर, वहां जाना है। द सीबीआई हैज टू गो देयर इन दिस मैटर, इस मामले में, इन दिस मैटर। द सीबीआई हैज टू गो देयर इन दिस मैटर। अब हम देखते हैं सेंटेंस, ये तो एक्टिव वॉइसेस का सेंटेंस हुआ। अब पैसिव में अगर हमको लिखना हो तो हम हैज प्लस टू प्लस B प्लस V3 से सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मीनिंग वही देने वाले हैं इसमें भी, क्योंकि एक्टिव हो चाहे पैसिव, हम मीनिंग वही देने वाले हैं। अब एक्टिव हो गया, पैसिव को देखते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। द कैंडिडेट हैज टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। अब देखिए, द कैंडिडेट हैज टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू का मतलब हुआ
कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, लेकिन यहां कैंडिडेट किसी को नहीं बुलाएगा, कैंडिडेट को ही बुलाया जाना है। इसका मतलब है कि इसमें जो एजेंट है, यानी जो इसको बुला रहा है, जो भी व्यक्ति बुला रहा है, वो इसमें दिख नहीं रहा है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, द कैंडिडेट हैज टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय द बोर्ड, इंटरव्यू बोर्ड। द कैंडिडेट हैज टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, यानी कैंडिडेट को मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है। अब ये किसी को नहीं बुला रहा है, अभी तक ये खुद काम कर रहा था एक्टिव वॉइस में, बट अभी पैसिव वॉइस में इसके ऊपर काम हो रहा है। मीनिंग वैसे ही रहेगा, ना है ना पड़ता है। द कैंडिडेट हैज टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, द कैंडिडेट हैज टू बी कॉल्ड। ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंस हम बना सकते हैं। और भी देखते हैं सेंटेंस। दिस केस has to be solved as soon as possible। as soon as possible का मतलब हुआ दोस्तों जितना जल्दी संभव हो सके। This case has to be solved, this case has to be solved as soon as possible का मतलब हुआ इस केस को मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि has प्लस 2 प्लस b प्लस v3 मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व है यहां पर। अब ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिव में नहीं है, हैज प्लस 2 प्लस बी प्लस v3 इसमें है, पैसिव में। मीनिंग ऐसा ही देना है हमको, यानी इस केस को जितना जल्दी संभव हो सॉल्व किया जाना है, यानी सुलझाया जाना है। इस केस को जितना जल्दी संभव हो सुलझाया जाना है। आप देख रहे हैं फ्रेंड, मैंने आपको हैज टू प्लस v1 और हैज टू प्लस v3 बता दिया। सेम पैटर्न पर हैव और हैड चलेगा। अंतर क्या होता है आपको अच्छे से पता है पहले से कि हैज और हैव का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टाइम को डिनोट करने के लिए। ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये आई के साथ भी आएगा, आई जो हमारा एक सब्जेक्ट मैं, उसके साथ भी हैव लगाते हैं। बाकी जितने भी सिमिलर सब्जेक्ट हैं उसके साथ हैज, जैसे द कंपनी हैज, द कंपनीज अगर होगा, ढेर सारी कंपनी है तो हैव लिखना पड़ेगा आपको। उसी तरह अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट टाइम के लिए हैड लगा देते हैं। ये हम पास्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। पास्ट बोले तो भूतकाल में अगर कोई सेंटेंस हमको बताना है तो ये हैड लगाना होगा और प्रेजेंट टाइम में हैज या हैव। अब जब हम इसके अर्थ की बात करेंगे तो वहां हम यूज करते थे ना है ना पड़ता है, तो हैव में भी हम वही यूज करेंगे क्योंकि हमने हैज देखा है। हैज में ना है ना पड़ता है का मतलब क्या हो, प्रेजेंट। हैव में भी वही चीज करेंगे, बस हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल में हो जाएगा। जैसे अभी अब देखिए, एक्टिव में अगर लिखते हैं तो उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कब काम करेगा फ्रेंड्स, जब ये सब्जेक्ट काम करेगा और ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होगा। और एक पैसिव रूल क्या हो सकता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस 2 प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद बाई प्लस एजेंट छिपा हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने इंटरव्यू वाला एग्जांपल आपको दिया था कि कैंडिडेट को बुलाया जाना है तो वहां इंटरव्यू बोर्ड लिखा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर काम हो रहा है, ये कंफर्म है, इसलिए पैसिव वॉइस है वो। अब देखिए हैज की जगह हैव लग गया तो सिंपल सेंटेंस ऐसा ही रहेगा, सब्जेक्ट यहां प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप, he and his sister। अब देखिए मैंने ही नहीं लिखा, he and his sister का मतलब दो सब्जेक्ट हो गए, एक ये और एक ये, तो एक से ज्यादा इसका मतलब प्लूरल है। he and his sister have to take part in this competition।
ही एंड हिज सिस्टर हैव टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन का मतलब हुआ उसे और उसकी बहन को इस प्रतियोगिता में, कोई प्रतियोगिता होगी, उस प्रतियोगिता में भाग लेना है। यानी जो भी मेन वर्ब आ रहा होगा, टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना। किसी प्रतियोगिता में, किसी आयोजन में जब भाग लेते हैं तो उसको हम पार्टिसिपेट भी बोल सकते हैं। या तो हम टेक पार्ट यूज करें या पार्टिसिपेट यूज करें, ठीक है। टेक और पार्ट अलग अलग हो गया और पार्टिसिपेट एक सिंगल वर्ड है। तो ही एंड हिज सिस्टर हैव टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। अभी यहां सिर्फ ही रहेगा और ये नहीं रहेगा एंड हिज सिस्टर, तो है हम हैज लगा देंगे। तो हैज और हैव में ज्यादा अंतर नहीं है। हैव प्लूरल के लगेगा, यूजेस हमारा लगभग सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहां हमने सेंटेंस क्या बोला, उसे और उसकी बहन को इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, ना है। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, उसे और उसकी बहन को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है, इस टाइप से। अभी एक सेंटेंस आई से बनाते हैं, क्योंकि आई के साथ भी हम हैज का यूज नहीं करते, हैव का यूज करते हैं। आई जो है, जिसमें बोलते मैं, तो हम बोलते हैं ना, मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे रोज ऐसा करना पड़ता है। इस टाइप का सेंटेंस हमको बनाना हो तो हम एक्टिव वॉइस में बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, मैं कर रहा हूं, ठीक है। मुझे वहां जाना है, अगर हम सेंटेंस बोले मुझे वहां जाना है तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। अभी सेंटेंस में हम ऐसे लिख दें, आई हैव टू गो देयर डेली, तो हम यहां सेंटेंस को जब बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, मुझे वहां जाना है, ऐसा नहीं बोलेंगे, मुझे रोज जाना पड़ता है। क्योंकि रोज लगने से क्या, ये साफ इंडिकेट कर रहा सेंटेंस कि कहीं ना कहीं कंपल्सन ज्यादा आ रहा है सेंटेंस में। तो मुझे वहां रोज जाना है नहीं बोलेंगे, मुझे वहां रोज जाना पड़ता है। जैसे एक बच्चा जो स्कूल नहीं जाना चाहता है और रोज उसकी माँ उसको तैयार करके स्कूल भेजती है, कभी भी बच्चा रोते हुए स्कूल जाता है तो उसको मन में लगता है, अरे यार मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो आई हैव टू गो देयर डेली, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, मुझे रोज वहां जाना पड़ता है। इस टाइप का सेंटेंस हम हैव हैज से बना सकते हैं। हैज में सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे और हैव आपका प्लूरल सब्जेक्ट ले आएगा। अब तो हमने देख लिया एक्टिव। अब इसी चीज का पैसिव कैसे देखेंगे। पैसिव में कुछ नहीं करना है, हैव प्लस टू प्लस बी प्लस V3 को जोड़ देना है। अब देखेंगे पैसिव। The players have to be paid for this match। अब देखिए, have प्लस टू प्लस बी प्लस V3 लग गया। इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस ये पैसिव हो गया। The players have to be paid for this match का मतलब है कि खिलाड़ियों को, अब ये खिलाड़ियों है, सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, प्लेयर्स है, इसलिए हैव लग रहा है। The players have to be paid for this match का मतलब हुआ खिलाड़ियों को इस मैच के लिए पैसा दिया जाना है, यानी पे किया जाना है, यानी अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है। The players have to be paid for this match। अब ये पे कौन कर रहा है, ये छिपा हुआ है, मान लीजिए लिखा रहता है by the BCCI। BCCI को आप लोग जानते हैं, हमारे देश की क्रिकेट की सिर्फ संस्था है। The players have to be paid for this match का मतलब हुआ खिलाड़ियों को इस मैच के लिए पे किया जाना है, यानी पैसा दिया जाना है, यानी इनको पैसा मिलेगा, ये किसी को पैसा देंगे नहीं। अगर हम सेंटेंस ऐसा लिख दें, द प्लेयर्स हैव टू पे फॉर दिस, तो मीनिंग एकदम चेंज हो जाएगा। पे फॉर मतलब होता है भुगतान करना, यानी भुगतना के सेंस में कभी कभी होता है ये। द प्लेयर्स हैव टू पे फॉर दिस का मतलब है कि खिलाड़ियों को इसके लिए भुगतना है, यानी कुछ ऐसा उन्होंने किया है जिसके लिए उनको हर्जाना भरना पड़ सकता है। इस टाइप का सेंटेंस आ रहा है यहां पर। द प्लेयर्स हैव टू पे फॉर दिस, यानी खिलाड़ियों को इसके लिए, जिसका मतलब इसके लिए भुगतना पड़ता है। यहां ऐसा मीनिंग हम नहीं देना चाह रहे, हम ये देना चाह रहे हैं द प्लेयर्स हैव टू बी पेड, यानी प्लेयर्स को इस मैच के लिए पे किया जाना है। तो यहां पर एक काम तो कर रहा था बट मीनिंग उल्टा हो रहा है। हम ऐसा मीनिंग नहीं देना चाह रहे हैं, हम ये मीनिंग देना चाह रहे हैं। तो एक्टिव और पैसिव
में आपको कौन सा सिलेक्शन करना है, ये आपको अपने सेंस, आपके दिमाग के ऊपर यूज करना होगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या अर्थ देना चाहते हैं। अब हम देखते हैं हैड को। हैड में भी कुछ नहीं है, एक ही चीज है। एक्टिव की बात करें तो हैड का भी रूल वैसे ही चलेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव है इसलिए सब्जेक्ट काम करेगा, ध्यान रहे, और इसके ऊपर काम होगा। और पैसिव की बात करें तो हमारा रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें बाई प्लस एजेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया, छिपा हुआ है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पर सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा। अब हम देखते हैं, हैड का मतलब ही है कि ये सेंटेंस पास्ट में है, तो जहां हम है लगाते थे, ना है, वो हो जाएगा था, यानी उसे वहां जाना था। अभी तक हम बोल रहे थे कि मुझे वहां जाना है, अब हम बोलेंगे मुझे वहां जाना था, यानी मैं गया नहीं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। अब सेंटेंस एक्टिव में कब होगा? जब सेंटेंस खुद, सब्जेक्ट खुद काम करेगा। और पैसिव में कब होगा? जब सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा। एग्जांपल समझिए, he had to meet his boss। उसे अपने बॉस से मिलना था, मिलना था। हम ना था का यूज देंगे, आपको पता है ना है, ना पढ़ता है, हम यूज करेंगे हैज और हैव के साथ, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम के लिए। बट अभी हम यहां यूज कर रहे हैं हैव, तो हम यूज करेंगे ना था और ना पढ़ता था, इस टाइप से, या ना पढ़ा था। एक और मीनिंग यहां पर आएगा, ना पढ़ा था। ठीक है। He had to meet his boss। उसे अपने बॉस से मिलना पड़ा था, ऐसा मीनिंग भी आ सकता है, या उसे अपने बॉस से मिलना था। आप जैसा मीनिंग देंगे, इंग्लिश एक ही होगी उसकी। ठीक है। अभी हम एक्टिव देख रहे हैं, द कंपनी हैड टू क्लोज इट्स some branches due to huge loss। हमने सेंटेंस लिखा है द कंपनी हैड टू क्लोज इट्स सम ब्रांचेस ड्यू टू ह्यूज लॉस। भारी नुकसान के चलते कंपनी को अपनी, इट्स मतलब अपनी, द कंपनी हैड टू क्लोज इट्स सम ब्रांचेस ड्यू टू ह्यूज लॉस। कंपनी को अपनी कुछ ब्रांचेस भारी नुकसान के चलते बंद करनी पड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ठीक है। हम जब हैड का यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, फिर से बता दूं, कंफ्यूजन ना हो आपको। ना था, ना पढ़ता था, या ना पढ़ा, इस टाइप का हम सेंस देंगे। अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम चेंज भी कर देंगे इसको। जैसे कंपनी को अपनी कुछ ब्रांचेस बंद करनी पड़ी, क्योंकि बंद करना पड़ा बोल सकते हैं, बट शुद्ध हिंदी अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं द कंपनी हैड टू क्लोज इट्स सम ब्रांचेस ड्यू टू ह्यूज लॉस, यानी भारी नुकसान के चलते कंपनी को अपनी कुछ ब्रांचेस बंद करनी पड़ी। ठीक है। या बंद करना पड़ा, कंपनी को बंद करना पड़ा, ये भी बोल सकते हैं आप। बंद करना पड़ता था या बंद करना था, ये भी मीनिंग दे सकते हैं। बट आपको जो सुटेबल लगता है वही आप यूज कीजिए। यानी जब भी पेपर में, आर्टिकल में ऐसा लिखा होता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली मीनिंग के लिए जो सुटेबल आ रहा हो, ठीक है, ऐसा बोला जाता है आर्टिकल्स में। अभी हम इसका पैसिव भी देखेंगे। एक्टिव देखा हमने, जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, द पेशेंट हैड टू बी टेकन to the AIIMS immediately। The patient had to be taken to the AIIMS immediately का मतलब हुआ, ध्यान दीजिए, had प्लस 2 प्लस V3, इसका मतलब पेशेंट के ऊपर काम हुआ है।
पेशेंट कोई काम नहीं किया है। आप बोलेगा सर पेशेंट कौन सा काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां हम पैसिव दिखाना चाह रहे हैं। द पेशेंट हैड टू बी टेकन टू द एम्स इमीडिएटली का मतलब हुआ पेशेंट को तुरंत एम्स ले जाना पड़ा। हैड टू बी टेकन मतलब ना पड़ा, टेक मतलब लेना, टेक टू का मतलब हुआ किसी जगह हम ले जाते हैं तो हम टेक टू बोलते हैं। द पेशेंट हैड टू बी टेकन, हैड टू बी टेकन 2 + b + b3 to the AIIMS immediately. Next, the cases had to be solved after the intervention of the Supreme Court. The cases had to be solved का मतलब हुआ, केसेस यानी कोई मामले होंगे, कोई न्यायिक मामले जो भी होते हैं। The cases had to be solved after the intervention of the SC. SC मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। SC के इंटरवेंशन के बाद, इंटरवेंशन मतलब जो उन्होंने अपना किसी मामले में दखल अंदाजी किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जल्दी होना चाहिए ये चीज। तो कोई निचली कोर्ट थी या कोई सीबीआई कोर्ट थी जो जल्दी नहीं कर पा रही थी, कि किसी केस को सॉल्व लेट कर रही थी, तो एससी के इंटरवेंशन के बाद केसेस को तुरंत सॉल्व करना पड़ा। केसेस को सॉल्व करना पड़ा, केस किसी को सॉल्व नहीं किया। इसका मतलब इनके ऊपर काम हुआ, केस के ऊपर। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हैड + 2 + b + v3। द केसेस हैड टू बी सॉल्व्ड आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द एससी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एक्टिव का यूज कब करना है और पैसिव का यूज कब करना है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो फ्रेंड्स हैज टू, हैव टू और हैड टू इस पे आधारित था, और इसके साथ हमने 2 + v1 जोड़ के आपको सेंटेंस बनाना सिखाया। आगे कई सारे वीडियोस मैं लेकर आऊंगा, और आज ये हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी फ्रेंड्स, सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूब पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं अपना फिर से एक परिचय देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश कुमार है, और एट प्रेजेंट मैं रायपुर में रह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में। महालेखाकार कार्यालय में मैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ, और इससे पहले मैंने 1 साल प्रोबेशनरी ऑफिसर कैनरा बैंक के तौर पर मैंने काम किया है। इससे पहले मैं मूलतः पटना का रहने वाला हूँ, और पटना में मैंने 15 साल लगभग टीचिंग की है इंग्लिश की। बेसिकली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, एसएससी और बैंकिंग को पढ़ाया है। तो मैं चाहता हूं अपने पुराने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूं, और इसके लिए आपका सहयोग मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।